स्वागत है आपका EEDU ट्री में। दोस्तों BHDE 142 के क्रम में आज हम इसके इकाई 4 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के विकास को पढ़ेंगे। जब भी आप BHDE 142 को देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें देखने से स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे ही। यह जो तथ्य है यह इसी टॉपिक पर सटीक बैठता है। जब भी आप राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास को पढ़ते हैं तो पढ़ते ही आपको लगेगा कि यह इस पे प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस पे अपनी समझ अच्छी बनाएं ताकि इसे बनने वाले प्रश्न का उत्तर दे करके एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को, नंबर को आप बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं कि हम आपके लिए और नए वीडियो बना सकें। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन विकास के क्रम में हम देखें तो लगभग 1757 ईस्वी से ही भारत में अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध भारत में संघर्ष आरंभ हो गया था, जिसमें सन्यासी, फकीर आंदोलन, किसान आंदोलन तथा अन्य कई आंदोलन अंग्रेज के शासन को चुनौती दे रहे थे। साथ ही लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी थी। वह स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए वे एक दूसरे को प्रेरित भी करते थे और आंदोलन के रूप में अपने विरोध को जता भी रहे थे। इस तरह हम देखें, इस तरह के आंदोलन को हम कई चरणों में विभाजित कर सकते हैं। आइए यहाँ कुछ चरणों में इस स्वाधीनता आंदोलन के विकास को समझते हैं। जब हम पहले चरण की बात करते हैं तो यह 1857 से 1905 तक का कालखंड है, जिसे हम पहले चरण के रूप में स्वाधीनता आंदोलन के विकास के रूप में देखते हैं। इस क्रम में हम देखें तो लगभग 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेजों द्वारा भारत का लगभग एकीकरण हो चुका था और भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रवादी भावना का विकास होना प्रारंभ हो चुका था तथा अंग्रेजों ने धीरे धीरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी थी। तो यहाँ देखें तो अंग्रेजों के द्वारा पूरे भारत में एक समान नियम कानून व्यवस्था जो नियम प्रणाली थी उसे लागू कर दिया। चूँकि भारत ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित था, अतः पूरे भारत स्तर पर उद्योग तथा व्यापार का प्रसार हो जाने के कारण जो भारत के अलग अलग हिस्से के क्षेत्र थे वहाँ के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ने लगे। रेल, तार तथा केंद्रीयकृत डाक व्यवस्था ने भी देश की जनता और नेतृत्व सूत्रों की आपसी में संपर्क को बढ़ाया। शिक्षा के आधुनिक जो पश्चिम से जिसका प्रचार प्रसार भारत में हुआ था के कारण भारतीयों ने बुद्धि संगत, आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को अपनाना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही हम देखें 19वीं सदी के बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास हम भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उदय होते हुए देखते हैं। इसके क्रम में हम देखें तो राजा राम मोहन राय जैसे भारत के नेता राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन करना प्रारंभ कर चुके थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, जो जज होते थे उनके द्वारा मुकदमों की जो सुनवाई होती थी, जो कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका थी, उनके उच्चतर पदों पर बैठे लोगों में भारतीयों की नियुक्ति के लिए पैरवी करने लगे, उसके लिए संघर्ष किया। स्वाधीनता, जनतंत्र, राष्ट्रीय उनकी सुधार चेतना के कुछ प्रमुख मुद्दे थे। भारत में पहली राजनीतिक संस्था की बात करें तो 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से पहला संस्था बना। इस तरह अन्य संस्थाएं भी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इस तरह हम देखें तो इन सभी पर अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था। जितने भी संगठन थे इस पे अभिजात वर्गों का प्रभुत्व था।
उन्होंने ब्रितानी भारतीय शासन के सामने राजनीतिक आर्थिक मांगें रखी, जैसे प्रशासनिक सेवाओं में अधिक संख्या में भारतीयों की नियुक्ति। इस प्रकार के प्रमुख मांग इन संगठनों के द्वारा रखा गया ताकि भारत के अंदर प्रशासनिक स्तर पर भारत के लोग शामिल हो, ताकि वह भारत के दृष्टिकोण से भारत के विकास में सहयोग कर सके। इसके साथ ही हम देखें तो इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। विदेशी शासन और शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत नागरिक सेवा से अवकाश प्राप्त किए एक अंग्रेजी अधिकारी जिनका नाम एओ ह्यूम था, उन्होंने भारतीय नेताओं के समर्थन से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया और उसका पहला अधिवेशन का आयोजन उन्होंने व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में पहला आयोजन किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषित उद्देश्य थे देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति धर्म प्रांत के भेद से परे राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना तथा जनप्रिय मांगों को सरकार के सामने रखना, देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना। इस प्रकार हम देखें तो पहले चरण में इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में हमें गति दिखती है और इस प्रकार के कदम उठाए गए। वहीं दूसरा चरण 1905 से 1919 तक के कालखंड को हम दूसरे चरण के रूप में देख सकते हैं। 19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रवादियों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था, जिसमें तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल ने जैसे राष्ट्रवादियों का भारत की जनता से आह्वान था कि वे संघर्षशील चरित्र के रूप में खुद को पहचाने और इसके लिए प्रयास करें। इस समय तक यह अनुभव किया जाने लगा कि अब राष्ट्रीय आंदोलन को शिक्षित वर्ग से निकालकर आम जनता तक फैलाना चाहिए। शिक्षित भारतीयों की संख्या और बेरोजगारी में वृद्धि होने से यही शिक्षित वर्ग उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक सिद्ध हुआ। आयरलैंड, मिस्र, तुर्की और जापान के क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर जनता एकजुट हो जाए और बलिदान के लिए तैयार हो जाए तो वह शक्तिशाली निरंकुश सरकारों को भी चुनौती दे सकती है और उसे हिला सकती है। इसी क्रम में उग्र राष्ट्रवाद का अस्तित्व सामने आया। इसमें राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त और महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर जैसे नेता आदि शामिल थे। इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने ही न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना, अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक पत्रों का प्रकाशन तथा गणपति और शिवाजी जैसे उत्सवों का आयोजन विशेष रणनीति के तहत उन्होंने प्रारंभ किया, ताकि युवाओं को इकट्ठा किया जाए और उनमें देश भावना की जो उग्र प्रवृत्ति है उसे जागृत कर राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें शामिल किया जाए। इस रणनीति के तहत उन्होंने गणपति और शिवाजी जैसे महोत्सव का आयोजन किया। वहीं देखें तो इसी कालखंड में बंगाल का विभाजन हमें देखने को मिलता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। 20 जुलाई 1905 में कर्जन के आदेश से बंगाल को बांट दिया गया। इसका वास्तविक उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रवाद का जो फैलाव हो रहा था उसको नियंत्रित करना, उसको रोकना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने इस विभाजन का मजबूती से विरोध किया। बंगाल की समस्त जनता विरोध में उठ खड़ी हुई और बंगाल के राष्ट्रीय नेताओं के प्रयत्न से बंगभंग विरोधी आंदोलन के साथ स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जैसे रास्तों को अपनाया। रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बंगला की यही पृष्ठभूमि है जिससे बंगाल की जनता सड़कों पर गाती। इसके साथ ही देखिए तो स्वदेशी के पक्ष में आत्मनिर्भरता का
मंत्र फूकने वालों में प्रमुख थे रविंद्रनाथ ठाकुर, रजनीकांत सेन आदि। ब्रिटिश शासन की दमन नीति में भी तेजी आ चुकी थी। लाला लाजपत राय, अश्वनी कुमार दत्त जैसे नेताओं को देश से निष्कासित कर दिया गया। 1908 में तिलक को भी देश से निकाला दे दिया गया, वे मांडले भेज दिए गए। उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का प्रयत्न किया। इस तरह से देखें तो चरण 2 के अंदर हमें ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है। वहीं हम देखें तो क्रांतिकारी संगठनों की भूमिका के रूप में हम इस कालखंड को देख सकते हैं। इसमें 1905 के बाद बंगाल के संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र के काल आदि समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद को समर्थन देने लगे। 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड के घर एक बम फेंका। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, खुदीराम को फांसी दे दी गई। इस तरह की हमें क्रांतिकारी संगठनों की भूमिका देखने को मिलती है। वहीं देखें तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। वहीं देखें तो इसमें कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिलती है। इसमें हम देखें तो मुसलमानों द्वारा खुद को भारतीय हित से अलग करने के प्रयास को हम देखते हैं। मुसलमान कट्टरपंथी मार्ग को अपनाने लगे थे। वे भारत की हित छोड़कर अपने धर्म का हित देखने लगे थे और स्वयं की हित साधने में लगे हुए थे। वे कट्टरता को अपनाने लगे थे, हिंदू विरोधी होते गए। इसी क्रम में हम देखते हैं 1880 के आसपास सैयद अहमद खान ने अपने पूर्ववर्ती प्रगतिशील जो विचार थे, भारत को आज़ाद करने में, भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने का जो विचार था, उसको छोड़ करके उन्होंने घोषणा किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित अलग हैं और वो एक दूसरे से अलग हैं। उन्होंने मुसलमानों को भड़काया कि हिंदुओं की जो हित हैं वे अलग हैं और मुसलमानों का हित अलग है। उन्होंने हिंदू मुसलमान को बांट दिया। वह मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने में लग गए। शिक्षा, व्यापार, उद्योग में मुसलमानों के राजनीतिक हित एक दूसरे से अलग हैं। शिक्षा, व्यापार, उद्योग में मुसलमानों का पिछड़ापन भी अलगाववादी प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण था। इस प्रकार देखें तो सैयद अहमद खान तथा अन्य जो कट्टरपंथी मुसलमान थे, वे हिंदुओं के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करने लगे और मुसलमान कट्टरपंथी बनते गए। इस प्रकार के हमें घटना भी देखने को मिलती है जो काफ़ी शर्मनाक थी और भारत के हित में नहीं थी। इसी दौर में हमें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जैसे नारे हमें मिले। 1915-16 में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसमें एक नेता थे लोकमान्य तिलक और दूसरे श्रीमती एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार के नारे जो भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो 1919 से लेकर 1947 तक का कालखंड हमें काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध होता हुआ प्रतीत होता है और यह काफ़ी निर्णायक सिद्ध भी हुआ। इस क्रम में हम देखें तो कई प्रकार के आंदोलन हमें इस क्रम में देखने को मिलता है। जैसे गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन हुआ, जिसके सदस्यों द्वारा कानून का उल्लंघन करने और गिरफ्तारी देने और जेल जाने की शपथ ली गई। इसी रॉलेट एक्ट के समर्थन में कुछ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके समर्थन में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बैठाई गई, जहां पे वहां के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी। यह सबसे बर्बर हत्याकांड था। पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर और भी बर्बर अत्याचार किए गए। इस तरह के काफ़ी दर्दनाक घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इसके विरुद्ध में हम देखें तो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि लौटा दी। वहीं हम देखें तो चौड़ी चौड़ा जैसे कांड भी हमें देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन की करी थी, पर क्योंकि इसमें हिंसा हुई और क्रूड द्वारा
क्रूर भीड़ द्वारा थाने को आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अंततः गांधी जी ने उन गतिविधियों पर रोक लगा दी जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इससे युवा राष्ट्रवादी जो थे अधिकांशतः गांधी जी की रणनीति से संतुष्ट नहीं हुए। इस तरह हम देखें तो पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन इस तरह समाप्त हो गया। वहीं देखें तो आंदोलन के रूप में सवनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हमें देखने को मिलता है। दूसरा सवनीय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा के साथ शुरुआत होती है इसकी। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर समुद्र तट पर स्थित दांडी ग्राम पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यह जन विद्रोह का प्रतीक था। वहीं स्त्रियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। इसी प्रकार हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन भी हमें इसी कालखंड में देखने को मिलता है, इस चरण में देखने को मिलता है। 1942 में जापान की जीत के भय से जनता में चिंता व्याप्त थी और गांधी जी का तेवर अधिक उग्र हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई बैठक में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। इसके साथ ही हम देखें तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी चरण में हम देखें तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस सोवियत संघ जर्मनी होते हुए 1943 में जापान पहुंचे ताकि जापानी सहायता प्राप्त कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष चला सके। उन्होंने रास बिहारी बोस की मदद से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद का मंत्र दिया, नारा दिया। बर्मा में भारत पर आक्रमण करते हुए उन्होंने जापान का साथ दिया। आज़ाद हिंद फौज को आशा थी कि वे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को बनाकर भारत में मुक्तिदाताओं के रूप में प्रवेश करेंगे। 1945 में जापान के हार के बाद आज़ाद हिंद फौज भी पराजित हो गई। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। अंततः यह फैसला हुआ कि भारत को स्वतंत्रता तो प्राप्त होगी, पर वह भारत और पाकिस्तान के रूप में खंडित होकर। देशी राजवारों को किसी भी देश में सम्मिलित होने की छूट दी गई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति के कारण अनेक देशी राज्यों ने भारत का ही अंग बनना स्वीकार किया। अंततः भारत ने 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह एक लंबे संघर्ष का अंत था और समस्याओं से घिरे एक नए युग का आरंभ। 14 अगस्त की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक संबोधन में कहा था, मध्य रात्रि को जब 12 का घंटा बजेगा और सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत नए जीवन और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होगा। आज हम एक दुर्भाग्यपूर्ण अवधि को समाप्त कर रहे हैं। भारत को अपने महत्व की अनुभूति हो रही है। आज हम जिस उपलब्धि की खुशी मना रहे हैं वह निरंतर प्रयासों का फल है। इसके साथ ही हमारा आज का यह टॉपिक समाप्त होता है और इसे मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। इसके साथ ही मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें।